सुशांत सिंह राजपूत, एक और एक्टर, ग्लैमर वाली दुनिया छोड़कर चुपके से चला गया। स्क्रीन पर एक हंसता मुस्कुराता, एक घिसे लहजे में कहूँ तो चॉकलेटी चेहरा। भौतिक सुख के लिए कोई जितनी चीज़ों की चाहत रखता, शायद वो सब सुशांत के पास थी। कितने लोग उनके फ़ैन थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद खत्म करने का फैसला किया। आरंभिक जांच में मुंबई पुलिस यही मानकर चल रही है कि ये एक आत्महत्या थी। आखिर क्या चल रहा होगा सुशांत के मन में? जब भी हमारे बीच से कोई खुदकुशी करता है जिसे हम जानते हैं या फिर अच्छे से जानने का दावा करते हैं, तो लगता है सब कुछ तो ठीक था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? खुदकुशी करने वाले को कायर कह दिया जाता है। हम कह देते हैं कि उसे अपने माँ बाप की चिंता नहीं थी इसलिए छोड़कर चला गया, या फिर कह दिया जाता है कि उसमें दिक्कतें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। बस इतनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाकर हम भूल जाते हैं। लेकिन आँखों पर पट्टी बांध लेने से सिर्फ नज़र आना बंद होता है, सच्चाई नहीं बदलती। जब आप ये शो देख रहे हैं तब भी इस देश में कोई ना कोई खुदकुशी कर रहा होगा। अटपटा सा लगेगा, लेकिन ये सत्य है। जितनी देर में आप ये शो देखेंगे उतनी देर में मेरे देश भारत में कम से कम 6 लोग खुदकुशी कर चुके होंगे। हर एक घंटे भारत में 15 लोग सुसाइड करते हैं। एक दिन में लगभग 369 लोग अपनी ज़िंदगी खत्म कर लेते हैं। साल 2018 की बात करूं तो 1,34,516 लोगों ने खुदकुशी की। कोरोना के ज़माने में आंकड़ों को पर मिलियन यानी प्रति 10 लाख पर बताने का चलन है, तो वो भी बता देता हूं। भारत में साल भर में पर मिलियन 102 लोग खुदकुशी करते हैं। हर 10 लाख में 102 लोग। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो साल 1967 के बाद से हर साल पूरे देश में हुई आत्महत्याओं के आंकड़े जारी करता है। ब्यूरो के इन आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि देश में आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 1978 में प्रति 10 लाख पर 63 सुसाइड के मामले आते थे। 1990 में ये बढ़कर 89 हो गया। 2015 तक आते आते 106। और ये खुदकुशी के वो आंकड़े हैं जो पुलिस तक पहुंचते हैं, रिपोर्ट होते हैं, दर्ज होते हैं। और हम सब जानते हैं कि सुसाइड के सभी मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते। कई दबा दिए जाते हैं या फिर एक्सीडेंटल डेथ मान ली जाती है। तो असल आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। और ये बात WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है। WHO के मुताबिक हर 10 लाख लोगों पर भारत में 165 लोग खुदकुशी करते हैं। तो क्या ये सिर्फ भारत की बात है? दुनिया के बाकी देशों में क्या है? वहाँ भी सुसाइड करते हैं लोग, लेकिन जो सुसाइड रेट, जो दर भारत में है, उतनी कम ही जगह देखने को मिलती है। WHO कहता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है। WHO ने भारत को दुनिया का सबसे अवसादग्रस्त देश माना है, मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। अलग अलग अंगों की बात करता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। हमारी सेना में 2011 से 2018 के बीच 707 जवानों ने खुदकुशी करके अपनी जान दी है। दुश्मनों की गोली से इतनी जानें नहीं गई, और इसे सिर्फ कायरता कहकर टाला नहीं जाना चाहिए। दिन रात जोखिम में रहने के आदी जवान किसी डर में अपने फैसले नहीं लेते, वो कायर नहीं होते हैं। तो समस्या क्या है? यहीं पर बात आती है मेंटल हेल्थ की, जिसकी अभी हमारे देश में बहुत कम चर्चा होती है। जैसे शरीर बीमार हो सकता है, वैसे मन भी बीमार हो सकता है। सीधी भाषा में कहें तो मानसिक समस्या हो सकती है। जैसे शरीर की बीमारी जान ले सकती है, वैसे ही मानसिक समस्याएं और अवसाद भी जान ले सकते हैं। ये इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि व्यक्ति खुद अपनी जान ले ले। ये बीमारी जब गंभीर भी होती है तब भी इसके लक्षण पकड़ना मुश्किल हो सकता है। क्या होता है ये डिप्रेशन, जो दीमक की तरह इंसान को अंदर से ख़त्म करता जाता है? हमने इस पर दिल्ली एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के डॉक्टर राशिद गौरी से बात की। डिप्रेशन या अवसाद वह मनोस्थिति है जिसमें उदास मन होना, कोई इच्छा न करना या जीवन क्रियाओं का आनंद न कर पाना, ऊर्जा की कमी होना, ये सभी लक्षण इसके 2 या 3 हफ्ते से अधिक होते हैं। अब जैसे कि अब काफ़ी सारे लोग हैं बस लूजली इस टर्म को यूज़ करते हैं, पर जैसे कि हमको उदासी आती है कुछ क्षणों के लिए, पर वो उदासी डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन एक काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली मनोस्थिति है। उसको हम अवसाद कह सकते हैं। काफ़ी गंभीर स्थिति में इसमें मरने के विचार आते हैं या सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है।
डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको अदृश्य बीमारी कहा जा सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि नज़र नहीं आती। हमारी शारीरिक बीमारी हमें नज़र आ जाती है तो हम उसे बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं। किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को बुखार हो जाए तो हम कितने चिंतित होते हैं। आजकल कोविड का माहौल है तो हम एक दूसरे को लेके कितने चिंतित हैं। और यहीं अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से बीमार हो, तो हम बिल्कुल भी उसको तवज्जो या अटेंशन देने को तैयार नहीं। बाकी बीमारियों और मेंटल इलनेस में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसमें लक्षण नहीं दिखते। यानी आपको कोई व्यक्ति सामान्य दिख सकता है लेकिन हो सकता है अंदर वो बहुत बीमार हो। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एलाइड साइंसेस के निदेशक डॉक्टर निमेश देसाई के मुताबिक डिप्रेशन बिना किसी वजह के भी हो सकता है। सुनिए। बहुत सारे व्यक्ति जो दुखी हों उनमें से ज़्यादातर लोग जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन बीमारी कहते हैं उसे गुजर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई कारण हो, जैसे इस संवेदनता के केस में बाहरी रूप से लगता नहीं कि कोई कारण है दुख का या पीड़ा का, लेकिन डिप्रेशन की बीमारी अगर होगी जो बुनियादी रूप से ब्रेन की एक बीमारी है तो उस बीमारी के कारण सब कुछ ठीक चल रहे होने के बावजूद इंसान दुखी हो सकता है। वो दुख होना, वो खुदकुशी के विचार आना डिप्रेशन की बीमारी का हिस्सा है, हम इसको समझें। दिक्कत ये भी है कि बाकी बीमारियों की तरह मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस नहीं है। यानी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो या आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो या फिर आपको दवा की ज़रूरत हो, लेकिन आपको मालूम कैसे चलेगा क्या होगा। इस बारे में हमने डॉक्टर विवेक रस्तोगी से बात की जो तिहाड़ जेल में साइकेट्री विभाग के मुखिया हैं। हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह ठीक रखें इस पर चर्चा बहुत कम है। जैसे हमारी शरीर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, ऐसे हमारे मन की भी कुछ ज़रूरतें हैं। हमें अपने आप को रिलैक्स्ड कैसे रखना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए, उनको कब रिलीज़ करना चाहिए, किस तरह से रिलीज़ करना चाहिए, हमें अपने चिंताओं को किस तरह से उन पे विचार करना चाहिए, उन पे विमर्श करना चाहिए, कैसे उन चिंताओं को कम करना चाहिए, इस पर हम डिस्कशंस नहीं करते हैं। अगर आपको पता भी चल जाता है कि आप डिप्रेशन में हैं, आपको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, तब भी समस्या खत्म नहीं होती। पहली समस्या तो ये है कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता नहीं। डिप्रेशन में आए लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उनके व्यवहार पर तंज कसा जाता है। अवसाद के बीच इसी तरह समाज का शिकार बने एक शख्स पंकज से हमने बात की। पहचान छिपाने के लिए उनका नाम बदला गया है। देखिए, समाज का एक हास्यास्पद चेहरा जो है इस बीमारी के दौरान मुझे देखने को मिला। जब आपके प्रति संवेदना वाली दृष्टिकोण अपनानी चाहिए थी तो लोग आपको महत्वहीन साबित करने लगे, आपका मजाक उड़ाने लगे और सहयोग की बात तो दूर है, वो आपको लगातार परेशान करते हैं। ऐसे मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का भी कहना है कि लोग बहुत ही हिचकिचाहट के साथ आते हैं। इस बात से घबराते हैं कि कोई उन्हें मनोचिकित्सक के पास आते देख न ले, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज ऐसे मरीजों के साथ बुरा बर्ताव करता है। अगर आपको लगे कि लक्षण चिंताजनक हैं, अगर डिप्रेशन गूढ़ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लक्षण ये हैं कि खामोश रहना, ज़्यादा बोलना नहीं, बहुत इरिटेबल हो जाना, बिल्कुल खाना खाने की इच्छा ना होना या खाना बहुत खाने की इच्छा होना, किसी भी चीज़ में रुचि ना होना, बिल्कुल नकारात्मक और निराशाजनक मानसिक स्थिति और विचार, और सेल्फ डाउट, सेल्फ गिल्ट होना, बिल्कुल एम्बिवलेंस की स्थिति में रहना, किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का बिल्कुल पार्टिसिपेशन बंद हो जाना। समस्या सिर्फ समाज के साथ नहीं है, सत्ता के केंद्र यानी सरकार के स्तर पर भी दिक्कत है। सरकार ने अभी तक बाकी बीमारियों की तरह मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू नहीं किया। अभी हमारे देश में बहुत कम मनोचिकित्सक हैं। शहरों को छोड़ दिया जाए तो छोटे शहर, कस्बे या CHC स्तर के अस्पतालों में तो मनोचिकित्सक होते ही नहीं। हाल ये है कि देश में प्रति 2 लाख लोगों पर एक मनोचिकित्सक है, और ज़रूरत कितनी है? 8,000 लोगों पर एक मनोचिकित्सक होना चाहिए। एक तरफ 2 लाख, एक तरफ 8,000। आप देख लीजिए कि कितना बड़ा गैप है। अक्सर बड़े शहरों में डिप्रेशन के इलाज के लिए प्राइवेट डॉक्टर मोटी फीस वसूलते हैं। ये इलाज हर तनावग्रस्त आदमी की पकड़ में नहीं होता, उसके लिमिटेशन में, उसकी बाइंग कैपेसिटी में नहीं होता। इसलिए भी लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते रहते हैं। हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग में मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत सारे अस्पताल हैं जिनमें कई
तरह की शारीरिक बीमारियों का इलाज होता है, स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के नाम पे 50% से ज़्यादा अस्पतालों में विभाग ही नदारद है। हमें मानसिक स्वास्थ्य कर्मी नहीं मिलते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, साइकेट्रिक नर्स हैं। ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो मानसिक रोगियों के साथ डिफरेंटली और बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, बट इनकी कमी देश में बहुत ज़्यादा है। अब हमें इसमें बदलाव की ज़रूरत है। क्या बदलाव होने चाहिए, क्या सबक लेने चाहिए, सुनिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय। सबसे पहला सबक, अगर कोई व्यक्ति दुखित से गुजर रहा है, परेशानी में है, तो उसकी मदद करने को आगे आए समय रहते हुए। दूसरे, अगर बीमारी के कारण कोई परेशान है तो उसे नेगेटिव एटीट्यूड ना दे, स्टिग्मा ना दे, उसको आशा और उम्मीद जताएं, उसको इलाज करवाने में मदद कराएं और सामाजिक माहौल बदलें कि ज़्यादातर लोग सामने आएं, इलाज करवाएं और खुदकुशी और आत्महत्या का हम प्रिवेंशन कर सकें, रोकथाम कर सकें। मेंटल हेल्थ को बेहतर करने से देश में खुदकुशी बिल्कुल रुक जाएगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन शायद उनमें कमी ज़रूर आए। मेंटल हेल्थ को लेकर समाज और सरकार दोनों के स्तर पर ही काम करने की ज़रूरत है। किसी की खुदकुशी के बाद संवेदना जाहिर करने से बेहतर है कि जब वो जिंदा है तब उसे सुना जाए, उसकी कही बातों पर ध्यान दिया जाए और ज़रूरत लगे तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। कोविड के इस दौर में लोग घरों में बंद हैं, कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं। ऐसे लोगों को सहारा चाहिए, तो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और खुद का भी। कोई भी अवसाद इतना गहरा नहीं होता कि उसमें से किसी की उंगली पकड़कर निकला ना जा सके, लेकिन सही वक्त पर उंगली बढ़ाने की ज़रूरत है, सही वक्त पर मदद मांगने की ज़रूरत है और सही वक्त पर उस उंगली को पकड़कर बाहर आने की भी ज़रूरत है।